हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अपनी जोर शोर से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, जिसमें हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को अभी कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पॉलिटी भी आपकी चल रही है और इन्वायरमेंट में भी हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे जल्द ही। तो देखिए, ज्योग्राफी के घटना चक्र को आगे बढ़ाते हुए मैं जो आज टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्लाइमेट के बारे में, यानी कि जलवायु। इसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। इसको हम टोटल 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला मॉनसून का पार्ट है आपका, जैसा कि आपको दिख रहा है। पहला आपका मॉनसून का पार्ट है, दूसरा आपका रेनफॉल का पार्ट है, एंड थर्ड जो है आपका वो विंटर रेनफॉल का पार्ट है। राइट। तो ये 3 पार्ट में, 1, 2 और 3 पार्ट में पूरे क्लाइमेट चैप्टर को कवर किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि तीनों को एक साथ ही पढ़ें। जितना हो पाएगा उतना हम आज कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरे टॉपिक को आज ही कवर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी जलवायु के टॉपिक को, यानी क्लाइमेट के टॉपिक को। उसमें भी जो पहला सब टॉपिक है वो है मानसून के बारे में। देखिए, थोड़ा सा नोट्स पर एक बार नजर डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। अगर अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंड यस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट बनता रहे, आपकी हेल्प होती रहे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए, बात करें मानसून की, तो जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम वर्ड से हुई है। तो ये भी आ सकता है कि जो मॉनसून वर्ड है उसका उसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुआ है, तो ये अरबी लैंग्वेज से हुआ है। मौसम का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है मौसम या ऋतु या सीजन जिसे हम बोलते हैं। अब परंपरागत रूप से जो मानसून संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है। मानसून क्या है? मौसमी हवाओं में जो परिवर्तन होता है उससे मानसून बनता है, जिसके माध्यम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज जो है उसमें क्या होती है? रेनफॉल होती है। भारत में कुल वर्षा का जो 75% से भी ज्यादा पार्ट है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। राइट। ये साउथ वेस्ट मानसून आता है और इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। साउथ वेस्ट मानसून की जो सक्रियता है, इसकी एक्टिविटी जून से सितंबर तक रहती है, इसीलिए हमारे इंडिया में मैक्सिमम पार्ट में जो है जून से सितंबर तक रेनी सीजन रहता है। साउथ वेस्ट मानसून का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो केरल से होता है। देखिए इस तरीके से ये आपका नीचे पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है। सबसे पहले आपका ये जो मालाबार कोस्ट है केरल में, वहां पर हिट करता है और उसके बाद वहां से आगे बढ़ता है। भारत की कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर डिपेंड करता है। आप सभी को पता है, लाख हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगा लिए हैं, नहरें हैं, कैनाल हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मानसून पर अभी भी हमारी एग्रीकल्चर का मेजर पोर्शन जो है वो मानसून पर डिपेंड करता है अपनी इरिगेशन के लिए। मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। लेट होता है तो हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में है, लेकिन हम ज्यादातर क्या ट्रॉपिकल मानते हैं। ठीक। बट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में हम आते हैं। आगे की बात करें तो ये देखिए डायग्राम है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ सो दैट आपको पूरा डायग्राम एक साथ विजिबल हो जाए। ये देखिए, साउथ वेस्ट मानसून आपका आएगा, सबसे पहले आपका केरला पे हिट करेगा। ये देखिए बताया गया है कि 5 जून के बाद 10 जून मुंबई में पहुंचेगा, फिर 15 जून अहमदाबाद, फिर जुलाई गांधीनगर, और फिर इस तरीके से यहाँ से चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, और यहाँ से जो ये वाली वेव है ये आपके यूपी में आती है, और इस तरह से मुंबई वाली जो है वो महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बिहार होते हुए नेपाल इधर निकल जाती है। और ये देखिए इस तरीके से ये मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होता है। तो देखिए हर जगह पूरे इंडिया में जून में ही स्टार्ट होता है मानसून। राइट। नेक्स्ट है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में आप देखेंगे। देखिए, जो भारत का मानसून है उसकी उत्पत्ति अगर देखें, ओरिजिन ऑफ मानसून देखें, इंडियन मानसून एक्चुअली, तो देखिए जो इसकी स्टार्टिंग स्टेज है, इसका जो मेन कारण है वो जलीय और स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर और मात्रा में गर्म होना। अगर पूछे कि इंडियन मॉनसून के ओरिजिन का मेन रीजन क्या है, तो है डिफरेंशियल रेट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी।
मतलब जो लैंड एरिया है और जो सी का एरिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है रेट्स हैं हीटिंग एंड कूलिंग के, राइट। इस वजह से क्या होता है कि आपका मानसून की उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। हम सभी को पता है कि जब आपका समर सीजन होता है तो जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है आपका, ठीक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जो आपका, आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला जहां पर आपका राजस्थान गुजरात ये वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा हीट कर जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। अब आपको पता है बॉयल्स लॉ के हिसाब से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब कम तापमान में ज्यादा प्रेशर होता है और ज्यादा तापमान में कम प्रेशर होता है। मतलब जब गर्मी ज्यादा होगी तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, ठीक। तो देखिए जब टेम्परेचर ज्यादा है मतलब गर्मी है आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, तो क्या प्रेशर जो है आपका डिक्रीज हो गया है, कम हो रहा है, मतलब निम्न वायु दाब है। इसके विपरीत जो आपका इंडियन ओशन है नीचे, वो ठंडा रहता है भाई, ओशन पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर इंडियन ओशन, यहाँ पर ये पूरा इंडियन ओशन है ना आपका। तो ये आपका ये पार्ट कहाँ गया, ये वाला जो पार्ट है जब ये गर्म है तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इंडियन ओशन का ये क्या है, ये ठंडा है। क्यों ठंडा है ये आपको बताया गया। और वहां पर उच्च वायु दाब होता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में निम्न वायु दाब है, लो प्रेशर एरिया है, और जो इंडियन ओशन वाला पार्ट है आपका नीचे का वो हाई प्रेशर वाला है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इससे क्या होता है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन डेवलप होता है, ये उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अब इंटरट्रॉपिकल आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगता है। जो आपका विषुवत रेखा है जो इक्वेटर है के निकट निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों पर व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। अब देखिए आप पूछेंगे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। ये देखिए लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर के पास, जहां पर आपकी नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्ज होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो अर्थ है हमारी, ये अर्थ है जैसे, तो ये इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर डिवाइड कर देता है। तो जो यहाँ एकदम इक्वेटर के पास जो नॉर्थ बेल्ट है और जो साउथ बेल्ट है, इसके पास का जो इक्वेटर में जो रेंज जहां पर ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर की कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर जहां जिस एरिया में नॉर्थ की ट्रेड विंड्स और व्यापारिक पवनें जिसे कहते हैं और साउथ की ट्रेड विंड्स जहां पर आकर मिलती हैं, जिनका जहां पर इनका कन्वर्जेंस होता है, वहां पर क्या डेवलप होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अच्छा अब ये डेवलप तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा कि नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगता है, राइट। तो इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठने लगती है और इसके उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनें हैं वो 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं, ठीक है। और जो 40 से 60 जो है ना आपका तरफ होगा, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, राइट। मतलब जो नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें भी 40 डिग्री से 60 डिग्री जो है इक्वेटर, उसमें भी, और साउथ वाले सदर्न हेमिस्फीयर में भी 40 से 60 डिग्री में ये होगा। और दिशा परिवर्तन के बाद जो साउथ वेस्ट मानसून के रूप में भारत में ये प्रवेश कर जाती हैं। देखिए जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे हमने क्या बोला था, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोला था। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिणी भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन यानी एल्ट्रेशन से भी है। देखिए पूर्वी जेट जो है वो उसकी उत्पत्ति हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थलों से ग्रीष्म तापन यानी समर हीटिंग से होती है, और इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्त परिसंचरण यानी कि क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है और वायु दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर जाने लगती है जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से कहते हैं, और एक पश्चिमी जेट प्रवाह के रूप में जाने लगती है, ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। इंडिया की जो जलवायु है वो उस पर हिमालय का जो हिमालय और तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल हमारे इंडियन क्लाइमेट पे हिमालय और तिब्बत प्लेट्यू का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। भारत में मानसूनी पवनों का की उत्पत्ति हिमालय और सेंट्रल एशिया के ग्रीष्म तापन और भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। मानसूनी वर्षा क्या होती है, देखिए मानसूनी वर्षा हमेशा नहीं होती है, इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है, और भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात
वर्षा करते हैं। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी से आपके साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं वो आपके रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पश्चिमी तटीय भाग वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पे से होती है और पश्चिम तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसम दिशाओं पर पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जो सब ट्रॉपिकल आपका साइक्लोन्स हैं, उनकी संख्या और उनका मार्ग वो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति पर डिपेंड करता है। और मानसून द्रोणी यानी मानसून थ्रू कहते हैं इसे हम। मानसून में विच्छेद यानी कि ब्रेक इन मानसून क्या होता है? तो देखिए, जब मानसूनी पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं, तो रेनी सीजन में भी आपका ड्राई हो जाता है मौसम, तो इसे मानसून का विच्छेद यानी कि ब्रेकिंग ऑफ मानसून कहते हैं। और मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो स्थिति है वो बदल जाती है। जब तब क्या होता है, मानसून ब्रेक होता है। और मानसून का प्रत्यावर्तन यानी कि रिट्रीट ऑफ मानसून कब होता है? देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 सितंबर को लौटना शुरू कर देता है। जो साउथ वेस्ट मानसून आया था, जो सबसे ज्यादा बारिश करा रहा था इंडिया में, वो 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट से। और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है। और जो मिड ऑफ अक्टूबर तक साउथ वेस्ट मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट आता है। राइट, और लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं। जब भी देखिए, यहाँ से अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से आया, चलते 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 अधिकांश पार्ट इसका जो है 1 सितंबर को इधर डाइवर्ट हो गया, फिर बाकी का पार्ट यूपी से होते हुए फिर डाइवर्ट हो गया, और कुछ पार्ट जो है वो इधर चला गया। जब इधर गया तो ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से जो है आपका वाटर वेपर्स लिया और यहाँ से आकर कहाँ कराया, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला है ये पार्ट, ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो 7 सिस्टर्स वाला पार्ट है, यहाँ पर इसने बारिश कराई और उसके बाद जो है तमिलनाडु यहाँ पहुंचा, वहां पर वर्षा कराई। तो देखिए, इससे हमें पता चला कि तमिलनाडु में जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून से रेन होती है, ना कि साउथ वेस्ट वाले मानसून से रेन होती है। तो इस तरीके से मानसून का थोड़ा सा नोट्स का पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानसून वर्ड की ओरिजिन हुआ है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो देखिए, जो मानसून शब्द है, हमने पढ़ा था कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। तो अरबी लैंग्वेज यहाँ पर आप लगा देंगे। राइट, मौसम, मौसम जिसका शब्द है मौसम या ऋतु। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन कह रहा है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। तो यस, भारत जो है वो एक मानसून कंट्री है, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा कह रहा है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि देखिए, हिमालय और हमारा तिब्बत प्लेट्यू जो है वो इंडिया के क्लाइमेट में पैटर्न में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यस, रीजन भी बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन करता है आपके असर्शन को। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नीचे दिए गए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संबंध में है। देखिए, ये एक हमें मैप दिया है। ऑप्शंस भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। शीतकालीन वर्षा, दाब, वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या या मध्य ताप। तो देखिए, ये हमें थोड़ा डायग्राम छोटा कर लेते हैं हम। इस तरीके से दे रहा है, ये देखिए आपका फर्स्ट, और ये सेकंड, और थर्ड। ओके, थर्ड यहाँ भी है, मतलब यहाँ 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 ये सेम है, ये एरिया सेम है, और यहाँ भी है। मतलब जो चीज यहाँ पर हो रही है वो यहाँ यहाँ भी हो रही है आपकी इस 3 वाले रीजन में, इस 3 वाले रीजन में भी हो रही है, इस 3 वाले रीजन में भी हो रही है। जो चीज यहाँ 2 में हो रही है वही यहाँ पर भी है, और जो यहाँ 1 में हो रही है वो यहाँ 1 में हो रही है। तो और देखिए, थोड़ा यहाँ पे एक मेजरमेंट भी दिया है। 1 मतलब अबव 27, 2 मतलब 25 to 27, 22 to 25 बिलो 22।
तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके से टेम्परेचर की बात हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये एक तरीके से टेम्परेचर की बात होनी चाहिए, राइट। तो चलिए देखेंगे। तो टेम्परेचर, यस, माध्य ताप, एवरेज टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये एवरेज टेम्परेचर जो है वो करेक्ट होगा आपका। एवरेज टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए असर्शन कह रहा है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो आपका ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है इसका। और रीजन है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, यानी कि इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की जलवायु एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों है, हमने नोट से पढ़ा था। लेकिन आप बताइए कि क्या जो इंडिया है वो एग्जैक्टली ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बीच में है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ एंड इक्वेटर से 23.5 साउथ जो है वो है आपका क्या, ट्रॉपिकल जोन। तो क्या इंडिया इसके बीच में है? तो देखिए पहली बात तो इंडिया जो है वो पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में है ना। इंडिया आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, इस एरिया में। तो इंडिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, ना तो इक्वेटर होता है, ना आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और वो कह रहा है कि इसके इसके बीच में है, तो बीच में तो है ही नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, रीजन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बीचों बीच में नहीं है इंडिया, नॉर्थ ईस्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो हमें पता है साउथ वेस्ट मानसून आता है सबसे पहले। कहाँ हिट करता है? आपके मालाबार कोस्ट केरल में हिट करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? हमें बताना है। तो देखिए जो समर मानसून है इंडिया में उसका फ्लो डायरेक्शन क्या है? तो देखिए हमको पता है कि वो इस तरीके से आता है, साउथ वेस्ट मानसून मालाबार कोस्ट पे हिट करता है यहाँ पर केरल में। तो साउथ वेस्ट से आता है, साउथ वेस्ट मानसून ये आता है और यहाँ से हिट करके कहाँ जाता है? हर कहीं यहाँ से निकल जाता है, कहीं यहाँ से, लेकिन फाइनली वो यहाँ से होता हुए नॉर्थ ईस्ट में आता है, आपका सेवन सिस्टर्स वाले एरिया में आपका रेनफॉल कराता है। फिर वहां से होता हुआ यहाँ तमिलनाडु आता है, आपका कोरोमंडल कोस्ट पे, फिर तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट वाले से मानसून से बारिश होती है। तो साउथ वेस्ट से, यहाँ देख पा रहे हैं आप, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो यस, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझने वाला ये टॉपिक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, रटेंगे तो चीजें नहीं क्लियर होंगी, इसलिए समझने का पूरा प्रयास करें कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पर एंड हुआ। नेक्स्ट है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो देखिए हमने पढ़ा है कि इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो आपके साउथ वेस्ट से विंड से होती है। तो साउथ वेस्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। हिंद महासागर से, देखिए जब हिंद महासागर से ये कह रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून होगा, लेकिन जब कहेगा कि नहीं ये जो है आकर आपकी जो है बंगाल की खाड़ी से जब आपका वाटर वेपर्स लेगा और रेन कराएगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट पे होगा, ठीक है, तब वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाएगा। लेकिन हिंद महासागर से ले रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, एक डायग्राम दिया है हमें आपका, ओके। वाहक देखिए इसमें कह रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। देखिए कह रहा है कि आपका नमी जो है वो जून में है मीडियम, फिर वो कम होती गई, कम होती गई और कम होती गई, फिर वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि आपका मई जून में इंक्रीज कर रही है, जुलाई, और उसके बाद उमस होने लगी और शीत और नम हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेंगे एक बार। उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? तो देखिए भारत के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के संबंध में है, क्योंकि
जो हमने अभी मानसून वाला पढ़ा कि इस तरीके से आता है साउथ वेस्ट मानसून, फिर इधर जाता है। तो जब इधर जाएगा तो वही मई जून में जाता है, तो मई जून में आपका स्टार्ट हो जाता है नमी बढ़ना, यानी कि बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और फिर उमस होती है, और राइट, फिर और वो डिक्रीज होता है, और फिर उसके बाद फिर इंक्रीज हो जाता है जब आपका दिसंबर में, जब आपका तमिलनाडु पे ये आके हिट करता है इधर आपका कोरोमंडल कोस्ट पे। तो क्योंकि एक बार ये इंक्रीज हुआ है दिसंबर में, तो देखिए आपका जो जाड़े में बरसात तमिलनाडु में ही होती है। तो इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट का ही हो जाएगा, ठीक, साउथ वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए सबसे सूखा स्थान वो कहलाता है, सबसे ड्राई एरिया जहां पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। तो देखिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सब में बहुत अच्छी खासी ठीक ठाक रेनफॉल होती है, लेकिन जो आपका एरिया है लेह लद्दाख का, ठीक है, वहां पर रेनफॉल सबसे कम होती है। तो सबसे ड्राई जो प्लेस है वो लेह है। तो बर्फ है यहाँ पर, तो ये मत समझिएगा कि ये बहुत मतलब यहाँ पर पानी और इस तरीके का कुछ है, पानी से बर्फ बनती है तो यहाँ पर सबसे सूखा स्थान कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। जैसे आप हॉट डेजर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हॉट डेजर्ट पढ़ते हैं, जैसे हम अपना राजस्थान का थार डेजर्ट पढ़ते हैं और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में पढ़ते हैं, वैसे ही लेह जैसे वैसे ही कोल्ड डेजर्ट होता है, ठीक है, वैसे ही कोल्ड डेजर्ट भी होता है। जैसे हॉट डेजर्ट होता है रेत का, वैसे ही कोल्ड डेजर्ट होता है बर्फ का। तो वो हमारा लेह में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्राई प्लेस पूछा है, तो वहां पर रेनफॉल लेस देन 10 सेंटीमीटर होती है, तो काफी ड्राई रहता है आपका लेह वाला एरिया। नेक्स्ट है, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? देखिए समताप रेखा पे जो आइसो थम्स होती हैं, इन्हें हम आइसो थम्स बोलते हैं, तो हर महीने की अलग होती है। तो जनवरी वाली जो है वो इंडिया इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में डिवाइड करती है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड की आइसोथर्म रेखा है जो इंडिया जो जनवरी में होती है और इंडिया को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डिवाइड करती है? तो देखिए वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, ठीक, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे ही आइसोथर्म्स के बाद आइसो हीट्स भी होती हैं, ठीक है, आइसो हीट्स भी होती हैं, पढ़ाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट देखिए एक डायग्राम दिया है, ये देखिए, ये आपका एमपी वाला, सेंट्रल एशिया वाला प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ वाला, और फिर इधर से ये होता हुआ, ये देखिए नॉर्थ, इधर आपने ये केरल का पार्ट है और इसमें पूरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका सब कवर हो गया है। देखेंगे क्या है ये, छायांकित क्षेत्र में जुलाई महीने के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो अब देखिए आप महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है वहाँ बारिश रहती है, और वहाँ जो एवरेज टेम्परेचर है, वहाँ ना ज़्यादा बहुत ठंड में ठंड होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मियों में आपका गर्मी होती है। तो वहाँ का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री के बीच में हमेशा रहता है, ठीक है। ये सॉरी जुलाई माह में जो है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल होता है और 25 से 27 होता है, तो ये आपका है 25 से 27। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर मतलब डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट, मतलब कि जो डेली रेंज है वो हाईएस्ट हो, तो फिर आपका इसमें हो जाएगा, देखिए पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान, अंडमान, राजस्थान। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, रहा आपका रेगिस्तान डेजर्ट वाला पार्ट है और मरुस्थलीय जलवायु है, इसलिए दैनिक तापांतर ज्यादा है। तो ज्यादा दैनिक तापांतर होना मरुस्थलीय जलवायु की एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है आपकी। नेक्स्ट है डेजर्ट क्लाइमेट की। नेक्स्ट है तमिलनाडु में मानसून की सामान्य महीने में से कौन से हैं? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो तमिलनाडु में है उसमें ठंड में बारिश होती है, तो नवंबर दिसंबर में वहां मानसून हिट करता है जाकर। जब इधर से साउथ वेस्ट हो पूरे इंडिया से होकर जाएगा, घूम कर आएगा, तब वो पहुंचेगा कहाँ पर, आपका तमिलनाडु में। तो देखिए अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इस मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सुनामी आई थी, हमें पता है। और इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन
से इंगित है, जिसका कारण है, देखिए इंडिया का जो आपका क्लाइमेट है, उसका जो एक मेन रीजन है वो क्या है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता या उपयुक्त मिक्स से कोई नहीं। पहली लाइन जब हमने इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, तो उसका यही पढ़ा था कि जब लैंड एरिया और उसी एरिया का जो डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है, डिफरेंट हीटिंग पैटर्न है, उस वजह हीट एंड कोल्ड होना, ठीक है, इसलिए यही इसका मेन कारण है आपका इंडिया में जो मानसून के ओरिजिन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने पर जो मानसून की का ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है। तो यस, ये बात सही है। जब आप जाते हैं, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जून से स्टार्ट होता है और देखिए जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने तक रहता है, और जबकि यहाँ आपका जब आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून के फॉर्म में तमिलनाडु में, तो केवल नवंबर और दिसंबर ही रहता है। तो यस, घटती है, ड्यूरेशन घट जाता है, कम हो जाता है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व पश्चिम की ओर घटती है, तो बिल्कुल पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये बात सही है। तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है बताना है। इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में हमें बताना है। तो कह रहा है इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और दूसरा कह रहा है, क्योंकि ये जो है इंडियन ओशन डाइपोल है, इसको हम इंडियन नीनो भी बोलते हैं, ठीक है, और ये इरेगुलर ऑसिलेशन होता है। जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वेस्टर्न ओशियन, इसमें अल्टरनेटिवली ज्यादा गर्म हो जाता है, और जो वार्मर हो जाता है, देन उसके बाद कोल्ड होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में इंडियन ओशियन में ही है, और नॉट टू द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये वन जो है आपका गलत हो जाएगा। और इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो इंडियन ओशन की बात हो रही है ना, तो इसमें यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन की कोई बात यहाँ पर नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा इस वजह से। और ये परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल इसका संबंध एल नीनो से है, ये बात सही है। तो केवल 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन, हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखिए कह रहा है असर्शन, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, यानी एक ही आपका सेम लैटिट्यूड पर है, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि दार्जिलिंग का और कम होता है, यानी 4 होता है, यानी कंपैरेटिवली दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में वो ठंडा रहता है आगरा के कंपेयर में। भले ही वो मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए कि वो 10 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा हमने मान लिया। दोनों यहाँ पर आगरा है और यहाँ पर इस तरीके से, आपको पता है ये भी 10 डिग्री ही है, आपको पता है ना लैटिट्यूड ऐसे जाता है, ठीक, ऐसे जाता है, पैरेलल रहती हैं। तो मान लीजिए यहाँ ऊपर 10 डिग्री पे आपका दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, तो कह रहा है एक ही लैटिट्यूड पे है, बट आगरा आपका कम ठंडा है और दार्जिलिंग ज्यादा ठंडा है। तो देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है एल्टीट्यूड का जो है अंतर आ रहा है, जो हाइट है, एल्टीट्यूड का संबंध होता है हाइट से। दार्जिलिंग में आपकी हाइट ऊपर हो गई, और आपको पता है कि जब हाइट में ऊपर हम एल्टीट्यूड बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली लो होता जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है और असर्शन, और रीजन दे रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन करता है। उस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एल्टीट्यूड की यहाँ बात होगी, देखिए यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, तो करंट का ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पर आएंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। नेक्स्ट है अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर यानी एक ही लैटिट्यूड पर हैं, परंतु जलवायु की भिन्नता का कारण है। देखिए अभी बताया गया कि जो ऊंचाई है, जो एल्टीट्यूड है, वो एक मेजर रीजन है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी 2011 में आया। लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं घटा चक्र से, बट आप यहाँ खुद देख रहे हैं, देखिए 2011 में ये क्वेश्चन आया। अब यूपी पीसीएस 2022 में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। बात वही है, इसमें कह रहा है अमृतसर और शिमला एक ही लैटिट्यूड पे है पर उनकी जलवायु भिन्न है। यहाँ पर आपको थोड़ा और घुमा दिया क्वेश्चन को, कह रहा है कि दार्जिलिंग और आगरा एक ही लैटिट्यूड पे है, लेकिन आगरा में टेम्परेचर एक तरीके से ज्यादा है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज नहीं हुआ। जो 2011 में था वही 2023 में भी आपका 22 में भी चल रहा है ना। वो बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन था, वो यूपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन था, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका अभी भी सेम है। ठीक है, एल्टीट्यूड की जो बात हो रही है, राइट, एल्टीट्यूड की, देखिए तो एल्टीट्यूड की बात अगर पता होती तो वो क्वेश्चन सही हो जाता। तो इस तरीके से ये यहाँ देख लेंगे कि एल्टीट्यूड का पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। पूछा छत्तीसगढ़ में किस तरीके का की जो है आपकी जलवायु है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में आपकी क्या किस तरीके की जलवायु होगी। देखिए इतना डीप पूछा गया, छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर आर्द्र दक्षिण पूर्व होगी। ठीक है, ह्यूमिड साउथ ईस्ट, क्या कह देंगे इसको, ह्यूमिड साउथ ईस्ट बोल देंगे, राइट, ह्यूमिड साउथ ईस्ट। इस तरीके की जलवायु छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। देखिए जो यूपी वाले बच्चे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है और इस तरीके से आप अपने स्टेट के कंटेक्स्ट में इसको जरूर पढ़ें। यूपी स्पेशल जब आप पढ़ें, जब यूपी की क्लाइमेट पढ़ेंगे आप, तो उसमें आप जरूर पढ़ें कि यूपी के किस एरिया में किस तरीके का क्लाइमेट या ओवरऑल यूपी में किस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा छत्तीसगढ़ वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अधिकांश क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जो अरब सागर शाखा है उससे प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए पश्चिमी घाट भी आपका अरब सागर से बिल्कुल, ये देखिए इधर ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर अरब सी है, ये पश्चिमी घाट है पूरा आपका, इससे प्रभावित होता है। मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है, दक्कन प्लेटियो बिल्कुल प्रभावित होता है, अरब सागर से आपका ये पेनिनसुला वाला पार्ट प्रभावित होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है वो आपका अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता है, छत्तीसगढ़ वाला आपका प्रभावित नहीं होता है। ठीक, देखिए अरेबियन सी की जो ब्रांच है मानसून की, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट उसे रोक लेता है, तो फर्स्ट ब्रांच मूव करती है पैरेलल टू अरावली और रेनफॉल कराती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ इंडिया में एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपकी नॉर्थ इंडिया में चली जाती है, और सेकंड ब्रांच जो है वो विंध्या माउंटेन उसे रोक लेते हैं और गुजरात में बारिश करा देते हैं, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न छत्तीसगढ़ में बारिश कराते हैं। इसलिए जो छत्तीसगढ़ बेसिन है वो बहुत ज्यादा अरेबियन सी से उठने वाले मानसून से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद दो भाग, देखिए ये आपका है इंडिया, ये यहाँ से आपका अरब अरब सी है, यहाँ से मानसून ये उठा यहाँ से, और ये वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं इनसे टकरा गया। जब ये यहाँ टकराया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो पहली शाखा कहाँ चली गई, इधर राजस्थान अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया चली जाती है, और दूसरी शाखा विंध्या से टकराने के बाद इधर देखिए दूसरी शाखा भी इधर ही जाएगी। विंध्या से टकराने के बाद जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ इधर कहीं बारिश कराएगी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का जो इधर ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, वो आपका मानसून से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, यानी कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो पाया जाता है। तो यस, ह्यूमिड क्लाइमेट की बात हो रही है। तो देखिए आपका जो कोच्चि है केरल में, ठीक है, और तेजपुर, कोच्चि और तेजपुर आई थिंक दोनों ही केरल में है। तो ये जो है आपका, यस, ये आपका ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर हिट करता है माउंटेन, आपको पता है केरल को।
और यहाँ पर काफी बारिश होती है। अहमदाबाद और लुधियाना मतलब पंजाब और गुजरात की बात हो रही है, नहीं यहाँ पर गुजरात में तो डेजर्ट का पार्ट है, पंजाब में भी नहीं, आर्द्र जलवायु नहीं होती है। देखिए कोच्चि और तेजपुर में है तो आपका 2 और 4 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, बताना है हमको। डिक्लाइन ऑफ मानसून इंडिकेटेड बाय, कैसे पता चलेगा कि डिक्लाइन हो रहा है, मानसून जा रहा है। देखिए बादल साफ हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति हो जाती है, बिल्कुल हमने पढ़ा कि यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून उठता है और यहाँ से होता हुआ जब जाता है इधर इधर डाइवर्ट हो जाता है, और जो इधर जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट में, वो जाकर क्या करता है बंगाल की खाड़ी में, अच्छा जो है डिक्लाइन प्रेशर, देखिए ये देखिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कह रहा है दाब बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा आपका बंगाल की खाड़ी में, तो दाब जब बढ़ेगा, यस दाब मतलब दाब जब बढ़ेगा तो इसका मतलब मानसून चला गया है और स्थल पर तापमान बढ़ जाएगा। भाई बारिश नहीं हो रही तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा लैंड एरिया पे, तो तीनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, राइट। देखिए जब उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है हमें, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच रहने वाली हवाएं पछुआ यानी वेस्टर्लीज कहलाती हैं, ओके। तो देखिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ नहीं होता है। देखिए ये कह रहा है कि आपका जो आपका जैसे यहाँ से 30 है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये नॉर्थ में भी ये वाला एरिया, और नीचे भी आपका मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला एरिया साउथ और नॉर्थ दोनों ही तरफ 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती हैं उसको वेस्टर्लीज या पछुआ कहते हैं। और यहाँ कह रहा है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे ये बात आ रही है कि ये 30 डिग्री नॉर्थ और नीचे 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ये वाले एरिया में केवल जो हवाएं चलती हैं उनको वेस्टर्लीज या पछुआ कहते हैं। तो नहीं, 30 से 60 नॉर्थ में भी और 30 से 60, जैसे हम कहते हैं ना 0 से 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिकल जोन है और 0 से 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल जोन है, उसी तरीके से 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ, उसके बीच में जो हवाएं रहती है उसको वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां यानी कि मॉइस्ट एयर मॉसेस पछुआ हवाओं के भाग हैं, तो यस ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, पछुआ हवाओं के वेस्टर्लीज के भाग हैं ये। तो आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, 1 आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। तो देखिए ने पढ़ा है कि जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो बेसिकली कहाँ है, तो देखिए जो आपका इक्वेटर होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, गोल नहीं बनी हमारी पृथ्वी, गोल बना देते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, कहा था कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री जो है हमारी, उससे इक्वेटर पे जो नॉर्थ ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ट्रेड विंड्स और यहाँ से साउथ ट्रेड विंड्स जब कन्वर्ज होती हैं, जिस एरिया में मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। तो यस ये इक्वेटर के पास होती हैं, इक्वेटर के पास जहां मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में मई जून के महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन उत्तरदायी है, बताना है हमें। तो देखिए कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, यानी कि कन्वेंशनल करेंट्स, संवहनीय धाराएं यानी कि जो कन्वेक्शनल होती हैं, कन्वेक्शनल करंट होती हैं वो, यस तो कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होती हैं। अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, तो ये आपका गलत है,
और अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति होती है, ये भी आपका गलत है। तो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से क्या है आपका, धूल भरी आंधियां चलती हैं मई जून में, तो केवल एक करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, तो क्यों होती है? पहला है आपका, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, गर्मी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं बरसेगा। यहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती है, ऐसा नहीं है कि वहां बिल्कुल ही जल नहीं है। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। देखिए कैसे आपकी बारिश होती है, जैसे मानसून उठता है, जब वो जाकर किसी पहाड़ से या किसी अवरुद्ध किसी चीज से रुकता है, टकराता है, वहां पर रुक जाता है और भारी हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है और क्या होता है कि पानी बरस जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई बाधा नहीं पड़ती है, ठीक है, किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा, ना कि बाकी सारे। नेक्स्ट है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है हमें। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है आपकी कौन सी आएगी, सबसे पहले आपकी आती है बसंत। फरवरी में हम बसंत पंचमी मनाते हैं, तो बसंत पंचमी आ गई आपकी। फेब में बसंत पंचमी मनाते हैं, तो बसंत आ गई सबसे पहले आपकी। ठीक, अब बसंत के बाद क्या आएगी, बसंत के बाद आपकी आ जाएगी क्या, गर्मी आ जाएगी। ठीक है, तो अब गर्मी आ गई, ये हो गया सेकंड, मई जून में। फिर अब जुलाई में क्या, बरसात आ जाएगी आपकी। ठीक, तो ये थर्ड पे आ गया। फिर आपकी लास्ट में नवंबर दिसंबर में ठंडी आ जाएगी, तो हो गया चार। तो इस तरीके से 3 2 4 तो 3 2 4 1 ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। देखिए आरो आरो प्री 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 29, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो विशाल मैदानी जलवायु के लिए CWG का प्रयोग किया था। देखिए कोपेन हीगर, ठीक है, कोपेन रीगर था आई थिंक, थोड़ा सा ये देखिए, यस, ये ये वाला कोपेन है, कोपेन। और ये जो है आपका कोपेन, यस, कोपेन गीगर है। ठीक है, कोपेन गीगर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है मॉनसून को डिवाइड किया था, तो मॉनसून के लिए कुछ कोड्स दिए थे। ठीक है, जब मैं कभी आपको मॉनसून और वैसे डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी तो हम घटना चक्र के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अलग अलग जलवायु को अलग अलग कोड्स दिए थे। तो जो भारत के विशाल मैदानी जलवायु थी उसके लिए इन्होंने CWG ये कोड यूज किया था। ठीक, नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? उत्तरी बंगाल यानी नॉर्थ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शुष्क सर्दी होती है, ह्यूमिड आपकी कह सकते हैं आपकी ह्यूमिड विंटर, और नहीं शुष्क यानी ड्राई विंटर्स एंड आर्द्र उपोष्ण जलवायु होती है। ठीक है, तो CWG टाइप का यहाँ पर होगा। राइट, नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो जो उत्तरी बिहार है इसको भी CWG से हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सब में CWG है, ये AW भी एग्जिस्ट करता है और बाकी भी एग्जिस्ट करते हैं। राइट, तो वो आपको उसके लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक है दूसरा, इसी में सब टॉपिक है वर्षा का, यानी कि रेन का जो है सब टॉपिक। तो चलिए रेन के सब टॉपिक को भी हम अभी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सब टॉपिक जो कि रेन के बारे में है। इसमें हम रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, रेनफॉल कैसे क्या कितनी होती है, ठीक किस मौसम कितना किस टाइम पीरियड में होती है और क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है रेनफॉल के लिए।
यस, तो देखिए भारत में हम सभी को पता है सामान्य रूप से जून से सितंबर तक जो है आपका रेनी सीजन होता है और साउथ वेस्ट मानसून का बहुत प्रभाव होता है। इस वजह से हमारे यहाँ रेनफॉल होता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्रीष्म ऋतु में बना जो निम्न वायु दाब क्षेत्र है वो अधिक तीव्र और व्यवस्थित हो जाता है और इस निम्न वायु दाब के कारण जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करते हैं। मेरे को बताया था ना कि ट्रेड विंड्स जहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की और सदर्न हेमिस्फीयर की इक्वेटर पे जहां पर ट्रेड विंड्स मिलती हैं वहां पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है ना। तो ये जो साउथ वाली है ऊपर की तरफ बढ़ती जाएंगी और इक्वेटर को पार कर जाएंगे, भारत की ओर आकृष्ट होती हैं और भारतीय प्रायद्वीप से यानी कि इंडिया का जो पेनिसुलर पार्ट है वहां से लेकर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक ये फैल जाती हैं आपकी कौन सी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, राइट। समुद्री भागों से आने के कारण अब ये जो विंड्स है वो कहाँ से आ रही है, समुद्री भाग से आ रही हैं, ठीक। इसके कारण इसमें जो आर्द्रता है, ठीक है, वो वही आर्द्रता से से जो है परिपूर्ण होती है, मैंने इसमें ह्यूमिडिटी होती है। ये पवनें अचानक से भारतीय परिसंचरण से घिर कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। एक जो ब्रांच है वो आपका पेनिसुलर इंडिया में तेजी से बढ़ने लगती है और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश होती हैं तो प्रचंड गर्जन और तड़ित झंझावात के साथ घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार के पवनों के आगमन से उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना या मानसून विस्फोट कह सकते हैं। इनकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और एक महीने के अंदर पूरे देश में ये पूरी तरीके से ऑपरेट हो जाती हैं। और मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत जो आपका 2021 के डेटा के हिसाब से साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर भर में लगभग भारत में 874.5 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 99% पार्ट है। जब वहीं भारत में वास्तविक वार्षिक जो वर्षण है वो 1236.4 एमएम होता है। भारत का सामान्य वार्षिक वर्षण 118.60 सेंटीमीटर या 1187 सेंटीमीटर है, एमएम है, राइट। तो ये डेटा इतना याद करने की खास आपको जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें आपको याद नहीं रखनी है। देखिए थोड़ा सा पैटर्न दिया है रेनफॉल का यहाँ पर। इस मैप को अगर आपके पास घटना चक्र है तो इस मैप को जरूर देखें तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। नहीं तो चलिए देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर छोटा कर दिया है मैंने मैप को थोड़ा सा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये मैप है आपका और यस चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इधर आपका यस ये देखिए वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, वो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण जो उत्तर पूर्व यानी जो नॉर्थ ईस्ट और जो गंगा के मैदान हैं, यूपी बिहार वाला पार्ट, और दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती है, राइट। भारत में सितंबर में महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, मतलब वापस लौटने लगता है, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी जो आईटीसीजेड हमारा बना था उसका वो दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चलने वाली मॉनसून बंगाल की खाड़ी से क्या करती है, नमी लेती है, आर्द्रता लेती है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी लेती है और तमिलनाडु में और के चेन्नई में स्पेशली वो रेनफॉल कराती है। तो हमने पढ़ा ही था अभी थोड़ी देर पहले ही कि तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में आपका रेनी सीजन आता है। उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु की कुल उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु टोटल रेनफॉल का 50 to 60% प्राप्त करता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो पश्चिमी घाट में होती है और पूर्वी हिमालय में होती है, ईस्टर्न हिमालय, जहां मेघालय में भी चेरापूंजी में मौसिन राम है ना, मौसिन राम मेघालय में, यस। तो वहां पर सबसे ज्यादा 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। साउथ वेस्ट मानसून इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मौसिन राम आप सभी को पता है मेघालय में है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो 19 जुलाई 2016 को मौसिन राम में एक दिन में सबसे ज्यादा 459.2 एमएम जो है आपकी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी 19 जुलाई 2016 को। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत में कहाँ है, तो लेह लद्दाख है, सबसे ड्राई एरिया भी है
और 4.17 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि मैंने आपको बताया भी था आपका लेस देन 10 सेंटीमीटर जिसे कह सकते हैं वर्षा होती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़ों 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वर्षण मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के जिले में होती है, और जबकि सबसे कम लद्दाख के लेह जिले में होती है। तो यस, और आपका जो आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा पूर्व वर्षा फुहार है, राइट। तो ये जो आपकी आम्र वर्षा है, राइट, मैंगो शावर्स, इसे मैंगो शावर्स बोलते हैं। कर्नाटक केरल में मानसून से पहले होने वाली जो एक हल्की फुल्की बारिश होती है उसे कहते हैं, और ये आम की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसे मैंगो शावर बोलते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, अप्रैल में होती है। और इस वर्षा के कारण आम की जो बौरें होती हैं वो पेड़ से टूटकर नहीं गिरती और फसल अच्छी होती है। 2021 में भारत की सर्वाधिक राष्ट्रीय वर्षा 1236.4 mm थी। तो थोड़ा सा ये आपका नोट्स का पार्ट था, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए मूव करेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ मुख्यतः प्राप्त होती है। देखिए हमें पता है साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होती है, ये हम पिछले लेक्चर में भी अभी हमने देखा है, पिछले सब टॉपिक में भी देखा है, ठीक है, पिछले सब टॉपिक में भी हमने देखा है। और वैसे भी इंडिया की जो मैक्सिमम रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून से ही हमें मिलती है। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून है, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। देखिए तमिलनाडु, आपको पता है तमिलनाडु इससे सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए एवरेज एवरेज एनुअल एनुअल एवरेज रेनफॉल पूछ रहा है, तो मेघालय में तो होती ही है, लेकिन चूंकि सिक्किम भी आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो सिक्किम में आपका एवरेज, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उस समय के हिसाब से था, बट अभी थोड़ा डेटा बदल गए हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 2021 का जो डेटा है, आप पिछला ये मत याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब क्वेश्चन याद रखिए लेकिन अब आप आंसर देख लीजिए कहाँ है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है आपका कहाँ, केरल में 3606, ठीक, याद रखिएगा जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो केरल में सबसे ज्यादा है, फिर 3000 कुछ है आपका सिक्किम में, फिर अरुणाचल में 2083 है, और जम्मू कश्मीर में 894 है, ठीक है। ये तो ये जो और क्वेश्चन था उसके ऑप्शन के हिसाब से हो गया, तो ये इस ऑप्शन के हिसाब से तब सिक्किम था, लेकिन अभी वो इस ऑप्शन, इनके ऑप्शन के हिसाब से केरला सही हो जाएगा, राइट। अब इनमें भी कोई करेक्ट नहीं है, अगर सबसे ज्यादा पूछ लें इंडिया में सबसे ज्यादा एनुअल एवरेज रेनफॉल कहाँ होता है, तो इन सारों में भी कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब केरल में सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, लेकिन केरल से ज्यादा भी कहीं होती है, तो वो है गोवा 3947 तो एनुअल एवरेज रेनफॉल सबसे ज्यादा अगर पूछेगा इंडिया में कहाँ होता है तो गोवा में होता है, ठीक है। तो ये गोवा फिलहाल अब आप याद रखिए। नेक्स्ट है, नीचे जो युग्म दिए गए हैं, ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर एक ही अक्षांश पर हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। देखिए बेंगलोर और चेन्नई काफी आसपास है, मुंबई विशाखापट्टनम में बहुत ज्यादा आपका रेनफॉल में अंतर नहीं, नागपुर कोलकाता भी एक अंतर नहीं है, लेकिन जो अजमेर राजस्थान में है और शिलोंग मेघालय में है, ये एकदम ही वेस्ट है, ये एकदम ही ईस्ट है, ठीक है। तो इनमें काफी अंतर है, आपके जो रेनफॉल है उसका भी काफी अंतर है, ठीक है, काफी अंतर है। नेक्स्ट है आपका, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर है, इसकी औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है, और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो ये केंद्र कहाँ है, किस किस केंद्र के बारे में बात हो रही है, इलाहाबाद में, चेरापूंजी में है, कोलकाता में है, या इलाहाबाद कोलकाता में है, चेन्नई में है। तो देखिए चेरापूंजी में तो इतनी कम बारिश हो नहीं सकती है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए इसमें, कॉमन सेंस। तो 63 तो काफी कम है, 63 सेंटीमीटर कहाँ, यहाँ तो चेरापूंजी मौसिन राम में काफी ज्यादा होती है ना, तो यहाँ ये तो कम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड एनुअल एवरेज टेम्परेचर,
अब बताइए, आप यूपी में रहते हैं, इलाहाबाद जानते ही होंगे, टेम्परेचर हमारा कितना, मतलब एवरेज 26 तो नहीं निकल के आएगा हमारा। हमारे यूपी का जो टेम्परेचर है एवरेज 26 तो नहीं निकल के आएगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा टाइम तक पड़ती है, ठंड बहुत कम समय के लिए पड़ने लगी है, तो एवरेज टेम्परेचर 26 तो नहीं निकल कर आएगा। कलकत्ता की बात कर लें, कलकत्ता में भी बारिश होती है, अच्छी खासी होती है, ठीक है, तो ये कलकत्ता भी इस तरीके से यहाँ से आपका कट जाएगा। और कह रहा है वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। वार्षिक परिसर मतलब कि एनुअल रेंज टेम्परेचर, तो ये आपका इस सारी चीजों में चेन्नई आपका करेक्ट बैठ रहा है ऑप्शन में, तो चेन्नई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस, ये इस तरीके के क्वेश्चन देखिए आईएएस में ऐसे ही होता है, 50% से भी कम क्वेश्चन आपको आपको कंफर्मेशन के थ्रू मतलब एकदम आते ही होंगे ऐसे क्वेश्चन कि हाँ बिल्कुल मैं सही हूँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन आपको केवल 40% ही आते होंगे, तो आप कहेंगे 40% में तो कट ऑफ प्री की क्लियर नहीं होती, फिर लोग क्लियर कैसे करते हैं? तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस लगाने के लिए भी आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी होगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता है तो आप कैसे बता पाएंगे? एवरेज टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं पता है, कैसे बता पाएंगे? तो ये सब चीजें, और इंडिया का मैप नहीं पता है, कौन सा स्टेट कहाँ है, तो भी आप नहीं बता पाएंगे। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम हमें बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ज्यादा से कम बताना है। तो देखिए हमको पता है कि जब मानसून आता है सबसे पहले कहाँ, केरला मालाबार कोस्ट पे हिट करता है, तो कोच्चि केरला का पार्ट है, सबसे ज्यादा यहाँ होगी। उसके बाद आपका जो है कोलकाता, देखिए कोच्चि यहाँ भी पहले है, तो ये तो ऑप्शन दोनों कट हो गए। अब देखिए कोलकाता दिल्ली, यहाँ पे कोलकाता पटना, खैर आप यहाँ देख सकते हैं कि कोलकाता दोनों में है, तो कोलकाता दोनों में है भाई, कोलकाता होगा। अब दिल्ली और पटना का बच रहा है, तो क्या पटना में ज्यादा बारिश होगी या दिल्ली में ज्यादा बारिश होगी, हमें बताना है, या दिल्ली में होगी या पटना में होगी। तो देखिए हम कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे तो हम बिहार में कई सारी चीजें बाढ़ बाढ़ की देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, तो पटना में ज्यादा होगी एज कंपेयर दिल्ली, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं कंफर्मेटली किसी को आता हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंसान जो है वो कॉमन सेंस लगा सकता है। कौन ये बैठ के याद करेगा ये वर्षा कितने होती है? तो दिल्ली का भले ही याद कर लें 904, यहाँ दिल्ली बदल के मान लीजिए कुछ और दे दे, लखनऊ दे दे, तो क्या करेंगे आप? ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर संबंधित है। ये बेसिकली देखा था हमने कि साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में जो है प्री मॉनसून है, कर्नाटका और केरला में होती है। साउथ इंडिया में होती है, कर्नाटका में होती है, केरला में होती है, अप्रैल के महीने में होती है। तो आमों की बौछार गलत है, आम का टपकना गलत है, आम की फसल गलत है। यहाँ पे दिया है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, नहीं, ये साउथ इंडिया में होती है, ये भी गलत है आपका। ठीक है, कर्नाटक और केरला में होती है। देखिए कह रहा है आम की फसल, बताइए कोई लॉजिक है? ये गलत होगा बिल्कुल, ये आंसर इसका गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आम की फसल अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए लेह है, हमने पढ़ा था, लेह लद्दाख में सबसे कम होती है वर्षा, सबसे ड्राई प्लेस है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो अगेन लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा ड्राई प्लेस भी है, सबसे ज्यादा शुष्क स्थान भी जो है इंडिया में वो लेह ही है। चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी आपका मेघालय में है, ठीक, मेघालय स्टेट में है। नेक्स्ट है आपका, भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो देखिए मेघालय में तो होती ही है खैर, और आपका हम्म, इस मेघालय में होती है, वेस्टर्न घाट में भी अच्छी खासी बारिश होती है, और हिमालय में भी होती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एमपी बिहार, देखिए मेघालय में तो चेरापूंजी ही है, तो यहाँ से आपको बाकी के ऑप्शन भले ही आप ना देखें, मतलब बाकी में देखें कि मेघालय नहीं है, तो आप यहाँ पे तो आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि बाकी में मेघालय नहीं है, अगर बाकी में मेघालय होता तो हमें देखना पड़ता। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना,
पूरे भाई मतलब 2 ही 3 महीने होती है, बहुत पूरे साल नहीं इस तरीके मतलब 6 महीने या 8 महीने नहीं होती है। तो इस ये सारे ही कारण है कि बारिश तो होती है लेकिन फिर भी हमारी जो भूमि है वो प्यासी रह जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? राइट, कह रहा है कि इनमें से जो आपका कौन सा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है? तो देखिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल हम कर रहे हैं, काफी ट्रेंड में है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वर्षा के जल का संचयन करना, उसको फिर यूज करना। इसको इसमें ये जो है काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है वाटर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में औसत 200 mm वर्षा होती है? एवरेज रेनफॉल जो है 200 mm है। राइट तो देखिए 200 mm ना बहुत कम है और ना बहुत आपकी ज्यादा भी है। 200 mm का मतलब हो गया अब 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम है। तो देखिए केरल में तो बहुत ही होती है, जम्मू कश्मीर को होल्ड पे रखेंगे, बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेंगे। केरल वहां ऑप्शन में था तो केरल से तो कट हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार में तो होती है बारिश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा में भी होती है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर आपका सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में 200 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर या 200 mm वर्षा होती है, काफी कम होती है। नेक्स्ट होगा आपका झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो साउथ वेस्ट से ही होती है, साउथ वेस्ट से आपके झारखंड में होती है। नेक्स्ट है मानचित्र हमें देखना है, ये देखिए ये आपका ये पूरा एरिया है। कह रहा है, अब देखेंगे क्या पूछ रहा है। रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? एवरेज रेनफॉल हमें बताना है कि कितने से कितना हो सकता है। तो देखिए ये आपका ऑप्शंस भी देख लेंगे। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा ये यूपी वाला पार्ट आ जाएगा, बिहार वाला पार्ट आ जाएगा, ये आपका थोड़ा सा ईस्टर्न एमपी आ जाएगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और इधर थोड़ा ये आंध्रा वाला। तो यहाँ पर आपका झारखंड भी आ जाएगा पूरा। यहाँ पर आपका इस हिसाब से जो एवरेज रेनफॉल है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक होगा। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बताना है। तो देखिए जब पुष्कर राजस्थान में है, वहां की पहाड़ियों भारी वर्षा होती है तो बालोतरा, बालोतरा में आपके जो है वो बाढ़ आती है। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, और ये वेस्टर्न एरिया के स्लोप पे पंचपद्र रीजन जहाँ आपका राजस्थान में है। और यहाँ पर जब पुष्कर हिल से जब वहां बहुत बारिश होती है तो वहां पर काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है बालोतरा में। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है। मतलब एक जो रेनी डे हम कहते हैं ना, रेनी डे छुट्टी हो गई हमारी, रेनी डे डिक्लेयर हो गया, तो रेनी डे होने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है ना? तो वो क्राइटेरिया हमें बताना है। देखिए रेनी डे होने का भी जो क्राइटेरिया है कि 24 घंटे में अगर 2.5 mm से ऊपर वर्षा हो गई, 2.5 mm से ज्यादा वर्षा 24 घंटे के अंदर हो गई तो उसको रेनी डे हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। यस, अगर कोई वेस्ट गंगा के मैदान में कोई वेस्ट की तरफ जाए और नॉर्थ वेस्ट, तो बिल्कुल आपको मानसून वेस्ट की तरफ घटता हुआ ही मिलेगा जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे। गंगा के मैदान में कोई ज्यो ज्यो ऊपर बढ़ता जाएगा तो आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाती मिलेगी। क्या ये रीजन है? तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है। जब आप गंगा के मैदान में ऊपर और नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो आपकी आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो
मानसूनी आर्द्रता धारी जो ह्यूमिडिटी कंटेन करने वाली जो मानसूनी पवन है वो आपकी ऊंची चली जाएंगी और इस वजह से जो है जो मानसून रेन है वो रेनफॉल आपको घटता हुआ मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट रीजन है ये। और यस करेक्ट है। यहाँ पर शायद अच्छा नहीं करता है, ये नहीं करता वाला, सॉरी, करेक्ट ये वाला होगा, सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये मैप देखना है और बताना है कि ये जो ये है आपका, ये लाइन जा रही है इस तरीके से, ये ऊपर से और ये नीचे, ये क्या है। तो देखिए ये एक समवर्षा रेखा है, अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है, राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन है या रेल मार्ग। राजमार्ग रेल मार्ग का यहाँ कोई लॉजिक नहीं, रेल मार्ग और राजमार्ग तो पूरे उसमें होंगे ना। तो ये अखिल भारतीय जल विभाजक है। ठीक, ये ऑल इंडिया ये वाटर डिवाइड है, राइट। ऑल इंडिया वाटर डिवाइड है ये आपका। वाटर से कैसे डिवाइड है, हम पूरा इंडिया वाटर से कैसे डिवाइड है। नेक्स्ट है जलवायु की परिस्थितियां और उसका कारण एक तरफ दिया गया है और हमें मैच करना है। तो देखिए एक तरफ है कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो यस कोलकाता की अपेक्षा जो चेन्नई है वो ज्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई में, ठीक है, लैटिट्यूड आपके अक्षांश में, अक्षांश में जो है अंतर आ रहा है, लैटिट्यूड्स में अंतर आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हायर ऊपर हम लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते जाएंगे, कोलकाता चेन्नई जो है वो आपका चेन्नई गर्म है, ये क्योंकि कोलकाता ज्यादा उधर हाइट पर है आपके, और कोलकाता का लैटिट्यूड थोड़ा इधर आपका लोअर लोअर साइड में है। तो इसमें अक्षांश का लैटिट्यूड का आएगी बात। दूसरा कह रहा है हिमालय में हिमपात। हिमालय में हिमपात आपका देखिए वो किससे रिलेटेड होगा। तो हिमालय में जो हिमपात है, जो आपका स्नोफॉल है हिमालय में, वो तुंगता, तुंगता क्या होता है, ये एल्टीट्यूड होता है भाई। एल्टीट्यूड ज्यादा है, हाइट ज्यादा है हिमालय की, ऊपर जाने पर आपका हिमपात होगा, ठंडा रहेगा, बर्फ रहती है वहां पर। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। ये कम क्यों हो जाती है ये बताना है। तो देखिए समुद्र से दूरी होती जाती है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, समुद्र तल से आपकी दूरी बढ़ती जाती है। आप जब वेस्ट बंगाल से पंजाब आते हैं तो इस वजह से जो है आपका वर्षा कम होती जाती है। सतलज गंगा मैदान में शीत काल में कुछ वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो क्यों होती है। तो देखिए जो पश्चिमी दाब होता है, वेस्टर्न डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, इसकी वजह से सतलज गंगा मैदान में ठंडियों में भी कुछ बारिश होती है। तो ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सेमी ड्राई एरियाज जो होते हैं इसमें जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। ओके, सेमी एरिड जो जोन होते हैं, सेमी एरिड जोन में जो आपका जल ढाल, जैसे हम वाटर शेड कहते हैं, उसका एक तरीके से मार्क कह सकते हैं या हॉल मार्क कह सकते हैं, उसका चिन्ह क्या है। बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन ना हो, मृदा बंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भूमि जल का पुनः पूरण होता रहे, गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि शैल स्तर से जल का निष्कासन हो, या मौसमी नदियों के जल का तटबंधीकरण करके जलाशय तंत्र की स्थापना। तो भारत में जो हॉलमार्क या वाटरशेड डेवलपमेंट सेमी एरिड रीजन इंडिया में हो रहा है, तो उसका जो एक हमें प्रमाण मिलता है कि हाँ हम सेमी एरिड रीजन में भी अपना वाटरशेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो इससे मिलता है कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय तंत्रों की स्थापना करते हैं। तो यस हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इससे इसका प्रमाण ये है। नेक्स्ट है भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। तो देखिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, 21 जब ये क्वेश्चन पूछा गया
देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका क्वेश्चन 1993 में। तो अब आप इसको मत याद रखिए, अब आप याद रखिए कि इंडिया में जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, मरुस्थल विकास प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है अब कितने जिले शामिल हैं, तो इसमें 40 जिले शामिल हैं, ठीक है, 40 जिले शामिल हैं, 40 डिस्ट्रिक्ट्स। और कितने स्टेट के, तो 7 स्टेट के हैं, 7 स्टेट के 40 जिले हैं। भाई आप डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम तो वहीं करेंगे ना जहां पर डेजर्ट होगा, ठीक, जब डेजर्ट नहीं है, अब हमारी यूपी में डेजर्ट नहीं तो क्या करेंगे हम इस प्रोग्राम को चला के। तो 7 स्टेट में चल रहा है, 7 स्टेट के 40 जिलों में चल रहा है और 235 ब्लॉक्स में चल रहा है। तो 7 जिले हैं, 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉक्स में ये प्रोग्राम चल रहा है, राइट। तो अब आपको ये याद रखना है, पिछला नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, बताना है हमें असर्शन। कह रहा है इनलैंड वाटरवेज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। यस, इनलैंड वाटरवेज हमारे यहाँ 2 ही NHW हैं, नेशनल वाटर हाईवेज हैं, है ना, NH-W1 NH-W2 बढ़ाया था मैंने आपको। एक गंगा रिवर पर है, हल्दिया को प्रयागराज, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, सबसे लंबा, याद है ना, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में है, मैंने आपको पढ़ाया है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। एक आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे है NH2, है ना, NH-W2, ये आपके आसाम में के 2 अ, जिलों को जोड़ता है, सादिया को धुबरी, सादिया और धुबरी जोड़ता है, मैंने आपको पढ़ाया था। खैर अगर आपको नहीं, आपको ये देखना है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स वाली सीरीज में जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स यानी इम्पोर्टेंट बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह, उसमें आप जाकर पढ़ेंगे तो ये आपको नेशनल वाटर हाईवे का टॉपिक मिल जाएगा। तो खैर यस, ये बात सच है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण हमें बताना है, कारण कह रहा है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो यस, जब वर्षा नहीं होगी, जब पानी नहीं होगा, तो सारी रिवर पेरिनियल तो है नहीं, तो जब वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, तो आप आपका जो इनलैंड वाटरवेज है वो कैसे डेवलप करेंगे। तो रीजन भी आपका सही है, तो असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्टली एक्सप्लेन करता है रीजन असर्शन को। नेक्स्ट है चेरापूंजी कहाँ है, तो देखिए चेरापूंजी आपका खासी हिल्स मेघालय में है, खासी हिल्स मेघालय में है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित कथनों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून कराते हैं वर्षा, लेकिन जब साउथ वेस्ट आता है, चेंज होकर इधर कन्वर्ट होकर नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, तब जाकर वो तमिलनाडु में कराता है। तो इसका मतलब साउथ वेस्ट चेन्नई में नहीं कराता है, तो चेन्नई में नहीं कराता है, इसलिए चेन्नई में इससे कम क्या होती नहीं। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन आपका मेजरली जो है नॉर्थ ईस्ट वाले से ही होता है। अब देखिए जो आपका क्लाइमेट टॉपिक है उसमें आपका लास्ट सब टॉपिक बचा है शीतकालीन वर्षा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं विंटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल इसको हम बोलते हैं, राइट। तो विंटर रेनफॉल को भी हम अभी कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये लेंदी टॉपिक नहीं है, इसमें मुश्किल से आपके 14-15 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम कर लेंगे अभी सॉल्व, और ये क्लाइमेट वाला जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 मिनट्स की और बात है, थोड़ा लेंदी हो रहा है आई नो, बट एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि छोटे छोटे कई सारे वीडियोस हम बनाएं। तो देखिए भारत में जो शीतकालीन वर्ष मानसून पवन है वो स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती हैं, राइट। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है क्योंकि जो शीत जो आपका विंटर विंटर मॉनसून वेव्स हैं आपकी, ठीक है, वो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। भाई समुद्र से स्थल की ओर आएगा तब ना बारिश होगी, समुद्र से जो है वाटर वेपर्स को इवापोरेट किया, फिर उसके बाद लाया और स्थल में जब प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया, तो फिर आपका क्या हुआ कि वो भारी हो गया जो वेपर्स थी और वो पानी बरस गया, ये होता है कॉन्सेप्ट रेन का,
लेकिन अब जब स्थल से समुद्र की ओर जा रही है तो कहाँ से वर्षा होंगी? तो इसलिए नॉर्मली जो विंटर रेनफॉल नहीं होती है इंडिया में, अधिकांश भारत के अधिकांश पार्ट में, अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्र में होती है। अब देखिए वो क्षेत्र कौन से हैं। देखिए सबसे ज्यादा अगर दिख रहा है आपको तो ये वाला रीजन दिख रहा है ना। ये देखिए ये जो ये चेक बॉक्स वाला है इसमें 50 सेंटीमीटर से ज्यादा, ये आपका वही तमिलनाडु चेन्नई वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट में वाला आपका मानसून कराता है, और वो नवंबर दिसंबर में कराता है, यानी जाड़े में कराता है ना। तो सबसे ज्यादा आपका इसी रीजन में होगी ठंड में वर्षा। और ये वाला रीजन है एक आपका, ये नॉर्थ ईस्ट में आपका ये रीजन है, और थोड़ा सा रीजन आपका ये वाला भी पड़ जाता है। ये देखिए हिमाचल वाला, यहाँ भी आपका इससे हो जाती है वर्षा। बाकी इतना जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस, अब अगर कह दे कि नहीं अगर इंडिया के कुछ पार्ट्स में हो रही है जाड़े में वर्षा, ठंड में वर्षा हो रही है, तो उसका क्या मेजर कारण है? तो देखिए उसका जो मेजर रीजन है वो है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। इसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, इसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। इसके कारण जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर के कुछ पार्ट्स में क्या होता है कि जाड़े में भी पानी बरसता है, वर्षा होती है। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर बहती है, बिल्कुल आपका नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने लगती है। भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। जो आपका यस, और ये आपका यस, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने से इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। अल्प वर्षा पंजाब, हरियाणा आदि में गेहूं, चना, सरसों और जो रबी की फसल आपको पता है कि जाड़े में बोई जाती है और फिर काटी जाती है बाद में। आपका गेहूं इसमें आता है मेन, चना, सरसों ये सब आते हैं। और राजस्थान में इस वर्षा को मार्च अप्रैल में काटी जाती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। ये जो वर्षा है आपकी विंटर रेनफॉल, इसको मावट कहते हैं राजस्थान में। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, जिससे नदियां क्या होती हैं, हिमपात मतलब आपका स्नोफॉल होता है, राइट। ये जो आपकी होती हैं आपकी पवने, इनकी वजह से हिमपात होता है। और जो आपका स्नोफॉल है इसकी वजह से जो रिवर्स है वो पेरिनियल बनी रहती है, मतलब कि उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, इस समय अत्यधिक सर्दी का यहाँ पर अनुभव होता है। और भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे एवरेज वार्षिक वर्षा लगभग 3% हमें मिलती है। और जो डेटा है 2021 का, उसमें 1236.4 mm औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें से 27.8 जो आपका विंटर रेनफॉल था उससे हमें मिला था। 155.6 ईस्टर्न मानसून से, और 874.5 साउथ वेस्ट मानसून से, और 177.9 आपका मानसून पश्चात वर्षा हुई थी। तो ये आपका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है आपका रेनफॉल का। और दूसरा देखिए, अभी हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ा, लेकिन ठंड में होने वाली बारिश का एक और कारण है, वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। इस अक्टूबर से नवंबर में ये कहा, तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश का साउथ वाला पार्ट, देखिए जितना ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसमें आपका तमिलनाडु का चेन्नई आ जाता है, तमिलनाडु आता है, चेन्नई आ जाता है, साउथ आंध्र प्रदेश आ जाता है, साउथ ईस्ट कर्नाटक आ जाता है, और साउथ ईस्ट आपका केरल में झंझावती वर्षा होती है, बहुत काफी इसमें ज्यादा बारिश होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है, याद रखिएगा। और जो साउथ वेस्ट है वो अरब सागर से, राइट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, जल्दी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें ठंड में होती है। कैसे? तो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, अभी हमने पढ़ा।
ठंड में बारिश दो ही कारणों से होती है, ये याद रखिएगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, राइट, और एक आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, ये याद रखिएगा, जिससे आपका तमिलनाडु वगैरह में होती है वर्षा। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो यस, शरतकालीन वर्षा पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अभी फट से टिक कर देंगे कर्नाटक तमिलनाडु। नहीं, नहीं करना है। देखिए, पंजाब में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, मेजर पार्ट ये है। उड़ीसा, कर्नाटक, कर्नाटक का भी साउथ ईस्ट पार्ट है। यहाँ साउथ ईस्ट तो नहीं दिया, अरुणाचल प्रदेश बिहार तो हो गई नहीं। तो पंजाब में भी ठीक से होती है और आपके तमिलनाडु में भी होती है, राइट। तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तमिलनाडु में पूछ रहा है, तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, वहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। बिल्कुल, उत्तरी नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें आपकी कुछ वर्षा हो जाती है, उत्तरी मैदानों में कुछ वर्षा होती है, तो ये बात सही है, राइट। उसके बाद कह रहा है कि जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है, ये भी बात सही है। अलग अलग इंडिविजुअली तो ये सही है, लेकिन क्या नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रेनफॉल होता है विंटर्स में, उसकी वजह नॉर्थ ईस्ट मानसून है? नहीं, हमने तो अभी पढ़ा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसका रीजन है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उसका कारण है। तो बिल्कुल ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन करेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, रीजन, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो हमें तमिलनाडु में जाड़े में बारिश देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो देखिए, आपका जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, वहां पर आपकी वर्षा होती है। मैंने आपको कई बार बताया है, इस तरीके से जब ड्रॉ करेंगे, ये हमारा वेस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, महाराष्ट्र वाले पार्ट को, इधर ये गोवा वाले, महाराष्ट्र गोवा वाला कोंकण होता है, कोंकण, कोंकण यहाँ एन होगा। बीच वाला आपका कर्नाटका या कनारा होता है, कर्नाटका कोस्ट, और साउथ वाला पार्ट आपका मालाबार, मालाबार, या जिसे हम कोचीन बोलते हैं, ठीक है। मालाबार, केरल या मालाबार कोस्ट बोलते हैं, जबकि जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है वो इधर आंध्रा वाले रीजन में आ जाएगा, ठीक। तो आंध्रा, इधर आपको पता है कि तमिलनाडु और आंध्रा में ही आपकी नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून से बारिश होती है। कई बार मैंने आपको ये समझाया है। नेक्स्ट है आपका, आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बट अलग अलग टॉपिक करने का कोई मतलब नहीं था। आप इसे पूरा एक साथ देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और हमारा टॉपिक भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें जल्दी से घटना चक्र को कंप्लीट भी करना है, सो दैट हम आगे भी चीजें कर पाए। नेक्स्ट है, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका वो विंटर सीजन में बनती हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका हाई, टेम्परेचर लो होता है। तो बिल्कुल यस, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है जब टेम्परेचर कम होता है और दाब ज्यादा होता है, एंटी साइक्लोनिक बनती है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। रीजन क्या है कि नॉर्थ इंडिया में जो शीतकालीन वर्षा है उससे निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो ए ऑप्शन, ए आपका सही होगा, लेकिन आर आपका बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? किस क्षेत्र में, वो कह रहा है किस क्षेत्र में होती है, तो हमने पता है कि देखिए, शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में भी होती है और वही उत्तर पश्चिम में भी होती है। उत्तर पश्चिम में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो हम इसको कह देंगे, अच्छा खैर देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए एंड डी है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अच्छा यस, वो तो मानसून था, उत्तर पूर्व मानसून था। खैर, जब आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में हमें पता है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट, और जब आप यहाँ आएंगे, ये आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है, तो ये तो साउथ ईस्ट का पार्ट है ना,
इंडिया के कंटेक्स्ट में साउथ ईस्ट का पार्ट है तो डी भी हो जाएगा, तो ए एंड डी दोनों करेक्ट होंगे। वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जगह नहीं है उत्तर पूर्व मानसून है। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। किधर कम होती जाती है? तो जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश हो रही थी वो कम होती जाती है। लेकिन अगर यही बात आता साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से तो भी आपका वेस्ट से ईस्ट कम ही होता। हाँ, दोनों कम ही होता, आपका इसकी तरफ कम ही होता जाएगा, फिर वो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट कम होती जाती है आपकी। नेक्स्ट होगा आपका 10। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ, ये हमने पढ़ा था, यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन रिसेंट। तो इस तरीके से ये था आपका। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, आई थिंक यहाँ मिस प्रिंट है। अगला जो टॉपिक है, देखती हूँ मैं, एक सेकेंड। देखेंगे। यस, तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, यानी कि किसके बारे में? आपका नेचुरल जो डिजास्टर्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उनके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम प्राकृतिक आपदाओं को कवर करेंगे, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स को कवर करेंगे। और आपका जो क्लाइमेट का टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। क्लाइमेट से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका घटना चक्र से अगर रिपीट होता है या नहीं भी होता है तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आप उसे टैकल कर ले जाएंगे अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा तो। यस, इसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो अलग से सेपरेट टॉपिक है वो नेचुरल डिजास्टर का है। नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर करेंगे, उसके बाद सॉइल है, फिर नेचुरल वेजिटेशन है, फिर इरिगेशन कैनाल है, और नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कृषि है, हरित क्रांति है। इस तरीके से छुटपुट छुटपुट कई सारे टॉपिक हैं। देखिए अभी टोटल 31 टॉपिक थे, जिसमें से ये आपका टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। लेकिन बस 7 तक ही काफी लेंदी था, चिंता मत करिए आप, 7 तक ही लेंदी था, बाकी सब आपके कुछ लेंदी हैं, कुछ एक वीडियो के हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें 3-3 टॉपिक एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी चिंता मत करिए, काफी जल्दी हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। मैं खुद चाहती हूँ कि जल्दी से वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो और ज्योग्राफी जल्दी से खत्म हो। 52 टॉपिक्स हैं आपके ज्योग्राफी में, एक्चुअली गिन के तो 52 टॉपिक्स है, लेकिन टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक, किसी में 10 है, किसी में 11 है, तो उसके लिए मोर देन 1 लेक्चर लग जाता है एक टॉपिक को करने में। लेकिन अब ऐसा इंडियन ज्योग्राफी में कोई लेक्चर नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कई सारे लेक्चर लगे हैं और उसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हों। तो अब चाहे वीडियो लेंथी हो चाहे शॉर्ट हो, जो भी हो, हम इसको फटाफट से मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे। एंड यस, मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स की एक सीरीज चलाई है जिसमें मैं ऐसे रैंडम टॉपिक्स उठाती हूँ और हैंड रिटन नोट्स के थ्रू अपने पढ़ाती हूँ। तो आप लोग उस पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा उसको भी अपना प्यार दीजिए, जैसे आपने हिस्ट्री की घटना चक्र को दिया था, बस वैसे आप ना ज्योग्राफी की घटना चक्र को प्यार दे रहे हैं, ना ही आप हैंड रिटन नोट्स को दे रहे हैं। और यस, मुझे बताइए कि क्या आप मंथली करंट, एक वीडियो में पूरा करंट हैंड रिटन नोट्स के थ्रू केवल टू द पॉइंट चीजें पढ़ना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो आपको भी शेयर कर दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो हर मंथ का एक वीडियो में पूरा मंथ, बस उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और आपके क्वेश्चन 80 to 90% करंट अफेयर आपका उसमें से फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 80 to 90%, क्योंकि मेरा भी फंसता है, राइट। मैं 3-4 सोर्सेज से पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद 3-4 सोर्सेज से मिलाकर एक प्रॉपर पूरा मंथली करंट का एक कंप्रीहेंसिव प्रिसाइज एक करंट नोट्स बनाती हूँ 4-5 पेजेस का, और फिर उसी को बार बार रिवाइज कर लेती हूँ। और 80 to 90% मेरा किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर फंस जाता है। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर भी अपलोड करूं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि करंट अफेयर में अपलोड करूं। और यस, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटा होगा तो एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, बड़ा होगा तो फिर दूसरा वीडियो लाएंगे।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम नेचुरल डिजास्टर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।